अमीर और गरीब बहू का लाइफस्टाइल। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सुष्मिता के कहने पर उसकी दोनों बहू घर के अंदर आती हैं, जिसमें से उसकी अमीर बहू कहती है, ओह माय गॉड, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ इस भारी भरकम लहंगे से। आखिर ये मनीष मल्होत्रा का लहंगा है। देवरानी जी, क्या सच में ये मनीष मल्होत्रा का लहंगा है? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, तुम्हारा लहंगा देखो जरा, बिल्कुल थर्ड क्लास का लग रहा है। मेरे माँ बाप ने मन्नत की कमाई से ये खरीदा है, मेरे लिए बहुत अनमोल है। सो कॉल्ड ओल्ड फैशनेबल डिजाइन, कम से कम आज के जमाने के टाइप का लहंगा तो लेना ही चाहिए था। अरे ये क्या, आए हुए 5 मिनट नहीं हुए और देवरानी जिठानी आपस में शुरू हो गई। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ बात ही कर रही थी। तुम लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारी बाकी की रस्में भी होनी है। चलो अनन्या, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आती हूँ। सुष्मिता अनन्या को उसके कमरे में छोड़ने जाती है। सासू मॉम, आपको मालूम है मैं सब कुछ लग्जरी सामान लेकर आई हूँ, आपके लिए महंगी महंगी साड़ियाँ भी लेकर आई हूँ। अब देखना इतने महंगे कपड़े पहनने के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है। वैसे तो मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, लेकिन जब तुम इतने महंगे कपड़े लेकर आई हो तो मैं उन्हें पहनकर जरूर देखूंगी। अच्छा माँ जी, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, आप यहाँ से जाने का कष्ट उठाओगी? इस तरह सुष्मिता वहां से अपने कमरे में वापस आ जाती है। अनन्या को अपने पैसों पर और अपने लाइफस्टाइल पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। कुछ देर बाद वो अपने धुन से तैयार होकर जाने लगती है। गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ओह गॉड, इस रेड ड्रेस में तो मैं हॉट लग रही हूँ। अनन्या ये गाना गाते हुए हाथों में पर्स और शॉर्ट ड्रेस पहनकर स्टाइल मारते हुए जा रही होती है कि तभी श्वेता उसे देख लेती है। अरे देवरानी जी, आपने ये क्या पहना है? मैंने जो पहना है उससे तुम्हें क्यों जलन हो रही है? आज ही शादी हुई है, आज आपको रसोई में पहली बार खाना बनाने की रस्म नहीं करनी क्या? ओह गॉड, ये मेरा लाइफस्टाइल नहीं है, तुम्हारा है। इंडियन संस्कारी बहू, तुम्हें जो करना है, जो बनाना है बनाओ, मैं चली बाहर। अरे बहू, ये लॉन्च क्या होता है? डिस्को क्लब होता है सासू मॉम, जहां मेरे जैसे स्टाइलिश लोग स्टाइलिश कपड़े पहनकर डांस करते हैं। बड़ा रोमांचक लगता होगा बहू, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अधेड़ उम्र में आप लाउंज जाओगी? अरे वहां आ गई तो नौजवान आपको देखते ही हंसते हुए कहेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। देवरानी जी, ये तुम किस तरह से माँ जी से बात कर रही हो? ये तुम्हारी सास है। सुष्मिता अनन्या को डांटने की जगह श्वेता को ही डांटना शुरू कर देती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? ये मेरी बहू है, अपने लाइफस्टाइल से जीना चाहती है तो जिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन माँ जी ये सब। अरे ये सब छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। जो रसोई में जाकर जो बनाने वाली थी बना लो, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना। वैसे भी तुम जैसी ओल्ड फैशनेबल लड़कियों के लाइफस्टाइल में तो यही सब इंक्लूड होता है। सुष्मिता भी श्वेता को कई सारी बातें सुना देती है, लेकिन श्वेता अपनी जगह जरा भी गलत नहीं थी। वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी सास के साथ साथ पूरे परिवार के लिए खाने में बहुत कुछ बनाती है। छोले चावल हो गए, आलू पूरी हो गई, रायता हो गया, मीठे में मीठी जर्दा, साथ में रसमलाई बना दी है। आज तो घर में सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। श्वेता इतना सारा खाना बनाने के बाद खाने की टेबल पर लगा देती है। अरे खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस दिन का तो मैंने बहुत इंतजार किया था। आप लोग पेट भर कर खाइए, मैं यहाँ आपको परोसने के लिए खड़ी हूँ। चलो भैया, अब सब्र नहीं हो रहा, अब तो खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे खाना तो कमाल का बनाया है बड़ी बहू ने, बस छोटी बहू की भी रसोई हो जाएगी। उतना भी कोई खास नहीं है जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। माँ, जो भी श्वेता ने दिल से बनाया है बहुत स्वादिष्ट बनाया है। होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, मैं कमरे में जा रही हूँ। आधा अधूरा खाना खाने के बाद सुष्मिता कमरे में चली जाती है। सुष्मिता को अपनी अमीर बहू ही पसंद आती है, उसे अपनी गरीब बहू से जरा भी लगाव नहीं था। इसी तरह चलता रहता है। अनन्या रोजाना किसी न किसी पार्टी या लंच के लिए घर से अक्सर बाहर ही रहती है और रात को अपनी सास के साथ बाहर का खाना खाती है। उसे घर का अंदर जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन ये सब देखकर कार्तिक कहता है, अरे अनन्या, इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है। देखो, इस घर में शादी तुम्हारी भी हुई है और भाभी की भी हुई है, वो घर को संभालती हैं, लेकिन तुम बस अपनी लाइफस्टाइल में ही लगी रहती हो। शादी के बाद
कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये शादी मैंने अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए की है? ऐसा सोचना भी मत। मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही रहूंगी और ये चीज कोई नहीं बदल सकता। अनन्या ऐसा कहकर गुस्से में चली जाती है और कार्तिक भी चला जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बाद सुष्मिता की अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। शायद ये बाहर का खाना ज्यादा खाती हैं। हाँ बहू, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तेरा खाना छोड़कर बाहर से खाना श्वेता का ऑर्डर किया, खाना ही खाती थी। बाहर का खाना बहुत नुकसानदायक होता है। आज के बाद माँ जी आप बाहर का नहीं, मैं जो बनाऊंगी वही खाओगी। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद अब श्वेता अपनी सास सुष्मिता का ध्यान रखती है, लेकिन वहीं अनन्या को अपनी सास की जरा भी परवाह नहीं होती। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। अरे अनन्या बहू, कहाँ जा रही हो? जरा यहाँ आना मेरे पास। मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दो, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। What rubbish! मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? और ये सब काम क्या मैं ही करूँगी? घर के अंदर आपकी बड़ी बहू है ना, उससे बोल दीजिए। मैं अभी किसी पार्टी में जा रही हूँ, अगर लेट हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा। अनन्या सुष्मिता को इस तरह का जवाब देकर वहां से चली जाती है, जिसे सुनकर सुष्मिता को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। हे भगवान, मेरी अमीर बहू कैसी है? उसे तो किसी की बीमारी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वही बड़ी बहू कितने अच्छे स्वभाव की है और मेरा कितना ख्याल रखती है। मैंने पहली बार इंसान को परखने में गलती कर दी। तभी श्वेता शरबत बनाकर सुष्मिता को लाकर देती है। माँ जी, अनार का शरबत है, इसे पी लीजिए। शुक्रिया बहू, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर देना, तुम गरीब थी, इस वजह से तुमसे लगाव कम था, लेकिन आज मेरी परेशानी में तुम ही मेरा साथ दे रही हो। अमीर बहू ने तो एक गिलास पानी तक नहीं दिया। अरे माँ जी, शुक्रिया किस बात का? आप तो मेरी सास हो, आपका ध्यान रखना तो मेरा पहला कर्तव्य है। आपकी सेवा करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह श्वेता की बातों से सुष्मिता का ध्यान बहलता है, लेकिन फिर भी सुष्मिता ठीक नहीं हो पाती, जिसके चलते उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। अब तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आगे और जीने वाली हूँ। एक बार सबको देखना चाहती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे कार्तिक, मेरी छोटी बहू कहाँ है? उसे नहीं बुलाया? माँ, मैं अभी कॉल कर देता हूँ अनन्या को। कार्तिक जब कॉल करता है तो अनन्या किसी पार्टी में होती है। अरे तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? देखो मैं पार्टी में हूँ, अभी कैसे आ सकती हूँ? मेरी माँ से भी ज्यादा जरूरी हो गई है तुम्हारी पार्टी। हाँ, अगर तुम आज समय पर नहीं आई तो सोच लेना। कार्तिक इतना कहकर गुस्से में फोन काट देता है, जिसके बाद अनन्या पार्टी छोड़कर हॉस्पिटल आती है और अपनी सास से मिलती है, लेकिन उसे अपनी सास की हालत देखकर जरा भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसका एक आंसू गिरता है। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? यहाँ मुझे क्यों बुलाया है? बहू, मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों को ही इस परिवार को संभालना है। मुझसे ये सब नहीं होगा, ना ही उम्मीद कीजिए। अनन्या की ये बोलते ही कार्तिक गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाता है और कहता है, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। और ये मेरी माँ तुम्हें कितना चाहती है, कितना प्यार करती है, लेकिन तुमने उनके दिल को ठेस पहुंचाई। अरे तुम्हें तो अपने लाइफस्टाइल और किटी पार्टी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता। अगर आज मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम तब भी ऐसे ही करती? कार्तिक की बातें सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरीके से आपके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें गलती का एहसास है, इतना ही काफी है। ऐसा कहकर अनन्या अपनी गलती की माफी मांग लेती है। वहीं वो अपनी सास का स्पेशल ट्रीटमेंट करवाती है। कुछ दिनों में सुष्मिता पहले की तरह ठीक हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहू उसे घर ले आती हैं। अब अनन्या धीरे धीरे पार्टी इन सब में जाना बंद कर देती है और घर के लाइफस्टाइल पर ध्यान देती है। ये देखकर सुष्मिता बहुत खुश होती है और अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।